सदियों पहले जब दुनिया के बहुत से हिस्सों में सभ्यता बस अपना पहला अक्षर लिख रही थी, तब भारत की मिट्टी पर एक दीपक जल चुका था, नालंदा। यह वह स्थान था जहां शब्द प्रार्थना बन जाते थे और प्रश्न ज्ञान का द्वार खोल देते थे। यहाँ कोई राजा नहीं था, पर यह एक साम्राज्य था, विचारों का साम्राज्य। कहते हैं अगर उस समय किसी को सच्चा ज्ञान पाना होता तो उसकी यात्रा नालंदा की ओर ही होती। वेनसांग जब चीन से हजारों मील पार कर इस भूमि पर पहुंचा तो उसे लगा जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। हजारों भिक्षु, सैकड़ों आचार्य और हर दिशा से आए विद्यार्थी, सब एक ही मंत्र में बंधे थे, सत्य की खोज। नालंदा सिर्फ एक विद्यालय नहीं था, यह आत्मा की साधना थी। यहाँ हर दीवार, हर स्तूप, हर दीपक ज्ञान की ज्योति बनकर जलता था। और आज जब हम इस अमर विरासत को याद करते हैं तो यह सिर्फ ईंटों का इतिहास नहीं, यह उस विचार का स्मारक है जिसने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा धर्म है सीखना और सबसे बड़ा कर्म है समझना। अगर आपको इतिहास की यह यात्रा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल हिस्टोरिक सागा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है नालंदा जैसी कोई जगह फिर कभी बन पाएगी। क्योंकि जो एक बार ज्ञान के सागर में डूब जाए वह जानता है नालंदा केवल अतीत नहीं, यह हमारी चेतना का भविष्य है। तो चलिए हम यह सफर शुरू करते हैं। सदियों पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में ज्ञान की लौ बस जलनी शुरू ही हुई थी, तब भारत की धरती पर एक ऐसा स्थान था जो ज्ञान, शोध और दर्शन का सागर बना हुआ था, नालंदा। कहते हैं अगर उस युग में किसी विद्वान को सच्चा ज्ञान पाना होता तो उसकी यात्रा नालंदा की ओर ही होती। चीन, कोरिया, श्रीलंका, सुमात्रा, नेपाल, कितने ही देशों से साधु, विद्वान और छात्र यहाँ आते थे, सिर्फ एक मकसद से, सत्य की तलाश और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। छठी और 7वीं सदी के बीच जब भारत में गुप्त और हर्षवर्धन जैसे महान शासक शासन कर रहे थे, नालंदा अपने उत्कर्ष पर था। हजारों भिक्षु, आचार्य और विद्यार्थी इस महाविहार में रहते, पढ़ते और सिखाते थे। यहाँ सिर्फ धार्मिक अध्ययन ही नहीं होता था, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, भाषा, व्याकरण, तर्कशास्त्र और दर्शन, हर विषय पर गहरी चर्चा होती थी। नालंदा का वातावरण सिर्फ पूजा पाठ का नहीं बल्कि प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने का था। दिन रात वहाँ बहसें चलती रहती, एक विद्वान प्रश्न पूछता, दूसरा उसका उत्तर देता और तीसरा उस उत्तर पर और सवाल खड़े कर देता। ऐसे विमर्शों में न तो उम्र की सीमा थी न पद की, युवा और वृद्ध, गुरु और शिष्य सब एक साथ बैठकर सीखते थे। यही थी नालंदा की आत्मा, ज्ञान के लिए बराबरी का मंच। नालंदा का जीवन एक नियमबंधी साधना थी। यहाँ कोई दिन व्यर्थ नहीं जाता। भोर होते ही मंदिरों की घंटियां बजती और हवा में चंदन की सुगंध फैल जाती। हजारों विद्यार्थी अपने कक्षों से निकलते, स्नान और ध्यान के बाद अध्ययन हॉलों की ओर बढ़ते। घंटों की ध्वनि पूरे महाविहार में फैलती और एक साथ सैकड़ों कक्षाओं में अध्ययन शुरू होता। नालंदा की भव्यता का वर्णन चीन के महान यात्री वेनसांग ने किया है, जिन्होंने 7वीं सदी में लगभग 17 वर्षों तक भारत की यात्रा की। उन्होंने बताया कि नालंदा में उस समय लगभग 10,000 छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। कल्पना कीजिए, इतनी विशाल शैक्षणिक संस्था, वह भी 1400 साल पहले, उस युग में जब यूरोप अंधकार के युग से गुजर रहा था। भारत में ज्ञान का यह दीपक पूरी दुनिया को आलोकित कर रहा था। वेनसांग पूरी तरह इस जीवन में रच बस गए थे। उनका दिन अनुशासन से भरा होता, प्रातः ध्यान, फिर अध्ययन और दोपहर में अपने गुरु आचार्य शीलभद्र के साथ गहन चर्चा। शीलभद्र अब वृद्ध थे, लेकिन उनकी विद्या समुद्र जैसी थी, शांत, गहरी और असीम। वे योगाचार दर्शन के महान आचार्य थे, वही दर्शन जो यह सिखाता है कि बाहरी संसार केवल हमारे मन की धारणा है। वे वेनसांग से कहते, जो भीतर स्पष्ट है वही बाहर दिखता है। वेनसांग ने यहाँ केवल शास्त्र नहीं सीखे, उन्होंने जीवन को समझा। गुरु की सेवा, संयम, विनम्रता, ये सब शिक्षा का हिस्सा थे। रात को जब दीपक की लौ के नीचे वे पांडुलिपियां पढ़ते तो हर शब्द में उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई मौन ज्ञान बोल रहा हो। उनके सामने ताड़पत्र फैले होते जिन पर हजारों साल की बुद्धि अंकित थी। वेनसांग ने लिखा कि वहाँ सैकड़ों लेक्चरर हॉल थे जहाँ हर दिन अध्ययन चलता था। सुबह से शाम तक घंटों की घंटी बजती और विद्यार्थी कक्षाओं में पहुंच जाते। किसी हॉल में
में दर्शन की चर्चा होती, किसी में संस्कृत व्याकरण की, किसी में गणित की सूत्र समझाए जाते और किसी में चिकित्सा के नए प्रयोग। लेकिन नालंदा को जो सबसे अधिक विशिष्ट बनाता था वह था उसका पुस्तकालय धर्मगंजा। यह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था, बल्कि एक विशाल स्थापत्य 9 मंजिला ऊंचा ज्ञान का मंदिर। धर्मगंजा के 3 भाग रत्नाधधि, रत्नसागर और रत्नरंजक सिर्फ नाम नहीं थे, वे विचार थे। रत्नाधधि वह भाग जहाँ दुर्लभ और प्राचीन ग्रंथ रखे जाते, रत्नसागर जहाँ दार्शनिक और तर्क शास्त्रीय पुस्तकों का संग्रह था, और रक्तरंजक जहाँ चिकित्सा, गणित और खगोल के ग्रंथ सुरक्षित थे। इन तीनों को मिलाकर पूरा पुस्तकालय मानो एक जीवित ब्रह्मांड था। हर मंजिल एक लोक, हर ग्रंथ एक ग्रह। इस पुस्तकालय में लाखों पांडुलिपियां थीं, वेद, उपनिषद, चिकित्सा ग्रंथ, खगोल और गणित के सूत्र, बौद्ध धर्म के सूत्र और शास्त्र, यहाँ तक कि ग्रीक, फारसी और चीनी ग्रंथों के अनुवाद भी। छात्र और शिक्षक इन ग्रंथों का अध्ययन करते, उनकी व्याख्या करते और नए अर्थ खोजते। नालंदा में अध्ययन की एक कठोर परंपरा थी। कोई भी छात्र यहाँ प्रवेश नहीं पा सकता था जब तक कि वह मुख्य द्वार पर उपस्थित द्वारपाल पंडित के सवालों का उत्तर न दे। ये सवाल साधारण नहीं होते, वे जटिल, दार्शनिक और तर्क शास्त्रीय प्रश्न होते। जो विद्यार्थी इन प्रश्नों का उत्तर दे पाते वही अंदर प्रवेश पाते। कहा जाता है कि जो विद्यार्थी प्रवेश पा लेता वह खुद को भाग्यशाली मानता था। नालंदा में अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाता था। हर दिन की शुरुआत प्रातःकालीन प्रार्थना से होती, फिर स्नान, ध्यान और उसके बाद अध्ययन। पानी का समय बताने के लिए जल घड़ियां होती थी और समय का संकेत देने के लिए बड़े नगाड़े बजाए जाते। भोजन सादा होता, चावल, दाल, दूध और फल। लेकिन भोजन के बाद का समय सबसे पवित्र माना जाता, जब सब मिलकर वाद विवाद करते। ह्वेनसांग स्वयं भी यहाँ 5 वर्षों तक विद्यार्थी रहे। उन्होंने योगाचार नामक बौद्ध दर्शन का गहन अध्ययन किया, जो यह सिखाता है कि वास्तविकता हमारे मन की धारणा है। ह्वेनसांग ने नालंदा में रहकर न केवल अध्ययन किया, बल्कि अपने गुरुओं की सेवा भी की। उनके वस्त्र धोना, कक्ष साफ करना और सेवा करना, यह भी शिक्षा का हिस्सा था। ज्ञान जहाँ केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि विनम्रता और सेवा से भी मिलता था। हर शाम जब प्रार्थना समाप्त होती तो भिक्षु अपने अपने कक्षों में लौट जाते। दीपक की लौ के सामने वे बैठकर पांडुलिपियां पढ़ते या फिर नई प्रतियां तैयार करते। ह्वेनसांग ने भी ऐसा ही किया। वे देर रात तक जागकर उन ग्रंथों की नकल करते जिन्हें वे चीन वापस ले जाना चाहते थे। उन्होंने सैकड़ों संस्कृत ग्रंथों की प्रतियां अपने हाथों से बनाई और फिर अपने साथ चीन ले गए। इन्हीं ग्रंथों के अनुवादों से चीन, कोरिया और जापान में बौद्ध दर्शन का प्रसार हुआ। नालंदा का प्रभाव इतना व्यापक था कि सुदूर सुमात्रा और इंडोनेशिया के राजा भी यहाँ से विद्वान भेजते थे। शैलेंद्र राजाओं ने तो नालंदा में एक पूरा भवन बनवाया था जिसे शैलेंद्र विहार कहा गया। यह दक्षिण पूर्व एशिया से आए छात्रों के लिए था। सोचिए, जावा के राजा ने बिहार की धरती पर भवन बनवाया। यह बताता है कि उस युग में भारत का सांस्कृतिक प्रभाव कितना दूर तक था। नालंदा का संबंध तिब्बत से भी गहरा था। तिब्बती भिक्षु यहाँ अध्ययन करने आते और फिर अपने देश वापस जाकर वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार करते। कई विद्वानों ने कहा है कि नालंदा ही केंद्र था जहाँ से वृज्ञान बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। वह धारा जिसने बाद में लहासा, मंगोलिया और चीन के बौद्ध परंपराओं को आकार दिया। नालंदा का जीवन अनुशासन और नियमों से भरा था, लेकिन उसमें उष्मा भी थी। प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञान साझा करने की आजादी थी। जो जानता था वह दूसरों को सिखाता था। कोई ईर्षा नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, सिर्फ सीखने का वातावरण। ह्वेनसांग का कहना था कि नालंदा के विद्वान इतने कुशल और गहरे विचारक थे कि उनके प्रश्नों का उत्तर देना आसान नहीं होता था। कभी कभी बहस इतनी लंबी चलती कि सूरज डूब जाता, पर चर्चा समाप्त नहीं होती। यह केवल अध्ययन नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा थी जहाँ विचार जन्म लेते थे, टकराते थे और फिर नए विचार बनते थे। राजा हर्षवर्धन ने नालंदा को और भी समृद्ध बनाया। उन्होंने 100 से अधिक गांव इस महाविहार को दान में दिए ताकि वहां रहने वाले भिक्षुओं और छात्रों का पालन हो सके। उन गांव के लोग हर दिन अनाज, दूध, फल और घी भेजते। कहा जाता है 200 परिवारों पर एक भिक्षु का भरण पोषण तय था। राजा स्वयं भी कभी कभी वहां आते और विद्वानों से संवाद करते। यह दर्शाता है कि शासन और शिक्षा एक दूसरे के पूरक थे। राजा का सम्मान विद्वानों से था और विद्वानों का आदर शासन से। नालंदा का भव्य परिसर एक नगर के समान था। मंदिर, स्तूप, ध्यान कक्ष, अध्ययन कक्ष, बगीचे,
जलाशय और विशाल प्रांगण। प्रत्येक आचार्य के लिए एक छोटी कोठरी थी और हर कोठरी में एक पांडुलिपि रखने की अलमारी होती थी। यही नालंदा का नियम था, जो ग्रंथ आप पढ़ते हैं उसे अपने कक्ष में सुरक्षित रखें ताकि कोई ग्रंथ नष्ट न हो। यहाँ के पुस्तकालय में इतने ग्रंथ थे कि कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति रोज एक ग्रंथ पढ़े तो भी पूरी जिंदगी में उसका एक छोटा हिस्सा ही पढ़ पाए। यह वह समय था जब भारत वास्तव में ज्ञान भूमि कहलाने योग्य था। ह्वेनसांग के जीवन में नालंदा का अनुभव निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने यहाँ न केवल दर्शन सीखा बल्कि भारतीय चिंतन की आत्मा को समझा। वह आत्मा जो कहती है सच्चा धर्म वही है जो प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है। नालंदा में छात्र न केवल बौद्ध सूत्र पढ़ते थे बल्कि वैदिक और उपनिषद विचारों पर भी चर्चा करते थे। यह भारत की बौद्धिक सहिष्णुता का प्रमाण था, जहाँ किसी विचार को दबाया नहीं जाता बल्कि समझा और परखा जाता। ह्वेनसांग ने देखा कि यहाँ की शिक्षा सिर्फ सिद्धांतों की नहीं थी बल्कि जीवन के आचरण की भी थी। अनुशासन, संयम, करुणा और आत्म संयम, यह सब नालंदा के विद्यार्थी के लिए उतना ही जरूरी था जितना किसी शास्त्र का ज्ञान। धीरे धीरे नालंदा का प्रभाव इतना फैला कि उसके विद्यार्थी चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया में जाकर वहाँ के मठों के गुरु बने। वहाँ उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया और इस तरह भारतीय ज्ञान पूरी एशिया में फैल गया। नालंदा का यह युग स्वर्ण युग था, जब भारत न केवल वस्त्र, मसाले और कला का निर्यात करता था बल्कि विचारों, दर्शन और गणित का। और यही थी नालंदा का चमत्कार, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान धर्म बन गया और धर्म ज्ञान का मार्गदर्शक। ह्वेनसांग के चीन लौटने से पहले उन्हें एक दिव्य स्वप्न मिला, बोधिसत्व मंजूश्री का। उस स्वप्न में उन्होंने कहा कि जल्द ही नालंदा पर संकट आने वाला है। राजा हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता फैल जाएगी और इस महान विश्वविद्यालय पर हमला होगा। ह्वेनसांग ने इसे चेतावनी माना और अपनी यात्रा समाप्त करने का निर्णय लिया। कुछ महीनों बाद ह्वेनसांग ने अपने गुरु और साथियों से विदा ली। सैकड़ों भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देने आए। वह दृश्य भावनाओं से भरा था, जैसे कोई पुत्र अपने घर को छोड़कर अज्ञात यात्रा पर निकल रहा। उनके पास सैकड़ों ग्रंथ थे, संस्कृत, पाली और प्राकृत की पांडुलिपियां, जिन्हें उन्होंने स्वयं हाथ से नकल किया था। उनकी पीठ पर ज्ञान का भार था, पर उनके मन में शांति थी, क्योंकि वह जानते थे वे नालंदा की आत्मा को अपने साथ ले जा रहे हैं। जब वे नालंदा से विदा हुए तो पीछे छोड़ गए हजारों पांडुलिपियां, यादें और वह परंपरा जो सदियों तक जीवित रही। वर्षों बाद ह्वेनसांग चीन पहुंचे। उन्होंने वहां के सम्राट को भारत और नालंदा के बारे में बताया। राजा ने उन्हें सम्मान दिया और एक विशाल केंद्र बनवाया, जहां वे संस्कृत ग्रंथों का चीनी में अनुवाद करने लगे। उनकी मेहनत ने चीन, कोरिया और जापान की बौद्ध परंपराओं को नया आकार दिया। उनके अनुवाद आज भी वहां के मंदिरों में पूजनीय माने जाते हैं। समय का पहिया फिर घूमने लगा। नालंदा की दीवारें अब भी वैसी ही थी, ऊंची, भव्य और गर्व से खड़ी हुई, लेकिन उस शांत वातावरण के नीचे एक बेचैनी जन्म लेने लगी थी। राजा हर्षवर्धन के निधन के बाद उत्तरी भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई थी। राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहे थे और सत्ता के लिए संघर्ष बढ़ने लगा था। ज्ञान की वह भूमि अब धीरे धीरे राजनीति के शोर में दबने लगी। 11वीं सदी के आसपास उत्तरी भारत में नए आक्रमण शुरू हुए। उन आक्रमणों का लक्ष्य केवल राजधानियां या किले नहीं थे, बल्कि वे संस्थाएं भी थी जो संस्कृति और विचार की पहचान थी। नालंदा भी अब उनके निशाने पर थी। एक दिन जब सूर्य ढल रहा था और भिक्षु संध्या प्रार्थना में लीन थे, तभी उत्तर से आती हुई एक सेना ने बिहार की धरती को रौंदना शुरू किया। यह सेना थी बख्तियार खिलजी की, जो केवल विजय की भाषा जानती थी, ज्ञान की नहीं। वे लोग नालंदा पहुंचे, जहां सैकड़ों भिक्षु अब भी अपनी कक्षाओं में पढ़ रहे थे। उन्होंने न तो शस्त्र उठाया न विरोध किया, परंतु इतिहास ने उस दिन एक भयानक दृश्य देखा, जहां विचारों के मंदिरों में आग लगा दी गई। धर्मगंजा, वह महान पुस्तकालय जो 9 मंजिला ऊंचा था, अब ज्वालाओं में घिर गया। लाखों पांडुलिपियां, वे ग्रंथ जिनमें सदियों का ज्ञान संचित था, आग की लपटों में नष्ट होने लगे। धुआं आसमान तक उठ गया। कहा जाता है कई महीनों तक वह आग जलती रही। इतनी पुस्तकों का धुआं था कि आसमान काला पड़ गया। वह केवल कागज का नहीं, विचारों का धुआं था। मानवता की स्मृति चल रही थी। भिक्षु मंदिरों की ओर भागे। कुछ अपने प्रिय ग्रंथों को बचाने की कोशिश करने लगे। कुछ ने जलते ग्रंथों को अपनी बाहों में लेकर प्राण त्याग दिए। उनके लिए वे ग्रंथ केवल शब्द नहीं थे, वे उनके गुरु, उनकी साधना, उनकी आत्मा थे। कितने भिक्षु तिब्बत की ओर भागे, कितने नेपाल और चीन की ओर। कुछ ने अपने साथ पांडुलिपियां ले ली
ताकि ज्ञान की यह ज्योति पूरी तरह न बुझे। नालंदा का नगर जो कभी विचारों का केंद्र था, अब राख में बदल गया। वह भूमि जहाँ कभी प्रश्न और उत्तर गूंजते थे, अब सन्नाटा पसरा था। हवा में अब मंत्रों की नहीं, धुएं की गंध थी और उस दिन भारत की सभ्यता का एक उजला अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन सच यही है, विचार मिटते नहीं, ईंटें गिर सकती हैं, पुस्तकें जल सकती है, पर जो बात मनुष्य के मन में बस जाती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। नालंदा की यही आत्मा जीवित रही। वे भिक्षु जो भागे, उन्होंने तिब्बत और चीन में नए मठ बनवाए। वहां उन्हीं ग्रंथों की प्रतियां तैयार की गई। धीरे धीरे नालंदा का ज्ञान हिमालय के पार फैल गया। लहासा, मंगोलिया, चीन, हर जगह नालंदा की परंपरा की छाप मिलती है। वहां आज भी कुछ ग्रंथों पर लिखा है, नालंदा से प्राप्त। यह प्रमाण है कि एक विचार चाहे राख में क्यों न बदल जाए, वह फिर से अंकुरित होती है किसी और भूमि पर। शताब्दियां बीत गई, भारत के नए राजवंश आए, पुराने मिट गए। नालंदा की ईंटें धीरे धीरे धरती में समा गई। कभी कभी स्थानीय लोग उन अवशेषों को देखते, पर किसी को पता नहीं था यह वही स्थान है जहां एक समय पूरी दुनिया के विद्यार्थी पढ़ने आते थे।